नमस्कार। विधानसभा के इस खास चुनावी सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की खास पेशकश, खास चुनावी सर्वे। आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, काफी समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं। और अगर बात कर रहे हैं समाज सेवा के क्षेत्र की, समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफी समय से एक्टिव है। वही कांग्रेस पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हैं, पार्टी को मजबूत भी किया है। अब चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। चलिए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ राजनीतिक विचारधारा है और वर्तमान जो हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियां हैं या कांग्रेस पार्टी की जो फिलहाल जो स्थिति है उसके बारे में क्या कुछ विचार है, किस तरह से जो वर्तमान में हरियाणा है उसकी राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे मुद्दों पर जो देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान के साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। संदीप जी नमस्कार। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे खास सवाल से शुरुआत करते हैं, किस तरह से राजनीतिक करियर की शुरुआत की? मैं एक साधारण से परिवार से हूँ जी। मेरे दादाजी फौज से रिटायर्ड थे, हवलदार थे और उनने कमाऊ रेजिमेंट में था वो, और उनने 62 की 65 की 1971 की लड़ाई में, उसके बाद हवलदारी से रिटायर्ड आएगा, वरा आएगा अपना खेती बाड़ी में करना। पिताजी था, वे भी फौज में चला गया। फौज में वो मार रेजिमेंट में रहा, सूबेदारी से रिटायर्ड आएगा। मेरी पढ़ाई लिखाई हम कुआ भरास रामदास गाँव में बुलाते हैं, लगभग 3 किलोमीटर दूर पैदल जाए के मैंने अपनी 11वीं तक की पढ़ाई लिखाई करी। हर रोज़ सुबह पैदल जाना आना हुआ करता। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश चला गया, पापा की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, उसके FMS डिपार्टमेंट से मैंने BBA ऑनर्स करा। उसके बाद में एक लंदन की कंपनी थी MNC भी, उनके साथ में एज एनालिस्ट मैंने काम करा और फिर कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में MNCs में कुछ अपना व्यापार किया। इस दौरान मैं राजनीति में रुचि थोड़ा जल्दी आ गई, टीनेज में। कोई खास वजह कि राजनीति की तरफ इतनी जल्दी इंटरेक्ट आ गई? इंटरेक्ट होने का कारण क्या था कि जब आसपास चीज़ें जो घटित हो रही थी उनमें देख के सिर्फ दिल में एक ही चीज़ आ रही थी, अगर ये चीज़ बदली जा सकी तो ये राजनीतिक माध्यम से बदली जा सकी। जितना भी मुद्दा से, जितनी भी समस्या से, हर चीज़ को समाधान राजनीति से दे सकते। अब सौभाग्य से मेरे को अपने जो राजनीतिक गुरु जो मुझे मिले, मैंने जिनका चुनाव किया, योगेंद्र यादव जी, मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। और वो तो राजनीति के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। तो राजनीति का मतलब है किसी शुभ काम को सच में बदलना। आपने और राजनीति की मतलब कैसी कैसी परिभाषा दी? तो क्या आजकल के राजनीतिक वास्तव में शुभ काम को सच में बदलते हैं क्या? अब कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे। तो जनता उनको सबक भी सिखाती है। मुझे नहीं लगता कि योगेंद्र जी के द्वारा जो कही हुई बात की सच में बदलना, सच की बात करें तो राजनेताओं की जिंदगी राजनीति में आने से पहले का सच कुछ और होता है, लेकिन जब राजनीति में आ जाते हैं तो उसके बाद का सच कुछ और ही हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है राजनेताओं के साथ? क्या मिल जाता है ऐसा? मन में ऐसा लगे से कि ये जो लोग आई जी पार्टियों की हवा के साथ हजी सी, वैचारिक तौर पर मजबूत ना रही, और जो हवा के साथ आए वो नू सोचे से जितनों समेट जाए उतना समेट ले, भ्रष्टाचार जितना पूरे जाए। मन ने पिछला 5 साल में मैं देश भर में घूमे और मैंने ऐसा व्यक्ति मिला, ऐसा राजनेता मिला, ऐसा नेता मिला जड़का भाई चप्पल, साधारण सा लत्ता कपड़ा, कोई गाड़ी लड्डा नहीं। बोले तो हम यात्रा में आ रहा था, यात्रा में आया तो बोल भाई हरियाणा में तो गाड़ी होगी काफिले, वो भी सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अब साउथ साइड चले जाओ, कई जगह ऐसी हैं
जहाँ ऐसे ऐसे नेता, अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में गुजरात से एक महिला को टिकट मिली और उसने लोगों से मदद लेके, चंदा लेके इलेक्शन लड़ा। क्या आपको लगता है जीवन में वो कदे पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे? वो सिद्धांत ही कौन है ऐसा बड़े पैसों इतना लगा देगा चुनाव में, फिर मैं सोचेंगे यार ये पैसों लगाओ से ये बहन क्या तरह कमाओ। राजनीति आजकल लोगों ने पैसों कमाने को जरियो बनाया, जबकि राजनीति करने को पैसा कमाने को जरियो सही को यो तो जो शुभ काम से ना वो सच में बताएंगे। अच्छा, हकीकत में यही परिभाषा बैठी थी। राजनीति में भ्रष्टाचार की वजह किसको मानते हैं? असल में राजनेता उनको है, उनको आप भ्रष्टाचार की वजह मानते हैं या जो मतदाता है उनको मानते हैं? तो मतदाता तो कैसे हो सकता है? देखिए, मतदाताओं के बारे में अगर हम बात कर लें तो मतदाता भी मत देने से पहले राजनेता से कुछ एक्सपेक्टेशन करता है, और जब वो एक्सपेक्टेशन किसी की राजनेता पूरी करेगा तो वो भी ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि किसी से तो एक्सपेक्टेशन करेगा ही। तो जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो कॉमन सी बात है कि भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो किसको आप लायबल मानते हो? ना, मैं लायबल मानता हूँ सिर्फ नेताओं को जो भ्रष्टाचार करते हैं। जनता को एक काम करना चाहिए कि उनकी खिंचाई करते रहना चाहिए, हिसाब मांगना चाहिए। आज आपने देखा वो घर में कोई छोटो बालक से या बड़ों से या कोई भी प्रोग्राम है से कहते हैं 100 रुपया भी दे दिया, तो कोई हिसाब नहीं हो सकता। तो जनता ने, मतदाता ने हिसाब लेना चाहिए। अब आपने जिम्मेदारी दी, आप हमारी अटेली हल्का की आवाज़ न जाएगा चंडीगढ़ में रखोगा, और अटेली हल्का का जो हक सी, अधिकार सी, उनने प्यार पे संघर्ष करके लड़के कहते भी लिखो ए चीज़ को हिसाब लेना चाहिए। और अब तो चुनाव को टेम आएगा और इन तो समय से हिसाब लेना। आज बताओ गेल्डा 5 साल में आपने क्या करो, मुँह तो गेल्डा 5 साल में आपने क्या करो, 10 साल का भाजपा शासन काल में हरियाणा में नू बताओ तुमने क्या काम करा, काम के। आज बेरोजगारी को मांग लो, बेरोजगारी में आप देखो अब जो पहले बेरोजगारी थी वह बेरोजगारी बढ़ी। हरियाणा पूरे भारतवर्ष में आज नंबर 1 से बेरोजगारी में, नॉन स्टॉप बेरोजगारी से हरियाणा में हाल है। सोचे कहीं भी गांव में जाए कि कितने पूछ लो भाई रोजगार पता कर ली सी गाँव में वो देखता ही नहीं, बोले भाई बालका को ब्याह ना है, मैं सोचूं पड़े को ब्याह कराने खातिर क्या करना पड़ेगा, कोई पोर्टल बनावा कि समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। फिर वो खुद ही बोल पड़ी बेटा ब्याह भी कोई बात करना और न नौकरी लगवा, और नौकरी अब लोग कई लोग किसी को सरकारी क्या नौकरी लगेगा। तो मैं बताना चाहूँ हरियाणा में 4.5 लाख पक्की भर्ती का पद सी, सरकारी पक्की भर्ती 4.5 लाख पद सी, जन में लगभग 2 लाख पद खाली पड़ा है, भरिया नहीं। तो नीति में क्या कि मैं खोट थू, सरकार की नीति में खोट थू, 2 लाख पद पड़े ऐसी खाली पड़े ऐसी भरिया क्यों नहीं? सवाल पूछना चाहिए ना। उन बालका की सर्विस है जाती, उनको ब्याह सगाई हो जाती। और समाज में आज देखो क्राइम रेट कितना बढ़ गया, 31% क्राइम रेट हो रखा है। क्यों? बेरोजगारी होगी, काम धंधे नहीं होंगे तो क्राइम ही बढ़ेगा। अगर काम धंधो दे दियो जब तो रोजगार लागता तो उनको दिमाग तो नहीं चाहते ना, जो रास्ता भटक जा। अब लोकसभा चुनाव में अड़के झटको, अब देखो 50,000 भर्ती कर रहे थे ना, और मैंने कुछ विधानसभा में और झटको मार दे, ये 2 लाख भी भर्ती है जी। अच्छा, संदीप यादव किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे? 2 तरह के मुख्य रूप से अगर आप देखें, हम पिछले 5 सालों से किसानों और नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे अपना क्षेत्र में। किसाना खातर हमने रेवाड़ी में 52 दिन को धरना दियो बाजरा की एमएसपी खातर, 800-900 रुपये बाजरा की एमएसपी लाया था। 9 दिन की 2018 में एमएसपी की यात्रा निकाली। उन टाइम पे एमएसपी ने लोग जाना ना करता गाँव में, हम जाके बताया करता भैया एमएसपी की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आज
किसान आंदोलन की बदौलत है, हमारे संघर्ष की बदौलत है। आज हर व्यक्ति ने एमएसपी चर्चा का विषय है, बात होती है एमएसपी की, तो हमने एमएसपी खातर संघर्ष करी। जितना सांसद था सब करे नमक की थैली भेजी वो टाइम। अब भाई तुमने किसान को नमक खायो से, ये नमक को कर चुका हो 800-900 रुपये बाजारों को मार भरा सटीपाई धरती, ऐसी धरती से और कम उपजाओ धरती से और बढ़ाओ। फिर सरकार पर दबाव बना, बाजरे की एमएसपी बढ़ाएगी। पिछले 6 साल तुम लगातार मंडिया को दौड़ो कर सरकार के दामों करी। हमने भावांतर खातर संघर्ष करा, सरकार लेके आई, हमने कहा भाई बढ़िया योजना है लागू करो इसको, 2 बढ़िया। हम धरातल पे भी जाके, आप भी कई बार मंडियों में आए होंगे, आपने भी कवर कराया होगा, तो दाना दाना खरीदने की पोल खोल दी, सरकार पे दबाव बनाने का काम करा। पीछे आपने देखा कि खाद नहीं मिल रहा था, खाद के लिए हमने आंदोलन करा, सड़क पे बैठ गए, किसानों को निधनों करते 5-7 दिन बाद खाद क्या हुआ, हमने कटरीना में संघर्ष करा। और जो ये एमएसपी की बात है तो मोदी जी ने नो कही अब 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। आज दुगनी वही नहीं, खर्च दुगुना है, वो हर चीज पर टैक्स लगा दियो, हर चीज पर। क्या कांग्रेस राज में टैक्स नहीं? कृषि उत्पादों में नहीं, कृषि के जो कीटनाशक आते थे, यूरिया आते थे, अब खाद को कट्टो लगा लो, अब खाद का कट्टा की कीमत बढ़ा दी, वजन घटा दियो। संदीप जी की फैसिलिटी जी की कहा, देखिए मैं क्लियर कर दूं कि किसी पार्टी विशेष को मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, मानता हूँ कि सरकार ने टैक्स नहीं लगाए, वहीं जनता को फैसिलिटीज ही मिली है। पहले जनता को दिनों तक लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन उसके बाद भी लक्ष्य मिलते थे, खाद नहीं मिलता था। अच्छा। आज लक्ष्य मिलते हैं तो खाद भी मिलते हैं, यानी कि टैक्स बढ़ाया तो जनता को सुविधा भी मिली। खाद की तो उस टाइम किल्लत हुई, अब तो फिलहाल नहीं है, लेकिन खाद की उस टाइम किल्लत हुई तो मेरे भाई रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे लोग लाइनों में लग रहे थे। हम सब ने देखा कितनी लाइनों में लगी, खाद का कट्टा तो उसका दाम बढ़ा दिया, वजन घटा दिया, ये हालात हुए। और टैक्स बढ़ा दिया, अब आप टैक्स बढ़ा दिया तो आप ये सोचो कि अब एक सर्वे आया है 100 माह तक 75 आदमी या बात मान रहे सी, अब मोदी काल में महंगाई बढ़ गई, गुजारो ना मेरे घर को। आप गांव में कहते जाके बैठो बात करो, जय कहना कोई रोजगार को नहीं, रोजगार मतलब कोई नौकरी ना है, खेती बाड़ी अकेले तक काम नहीं चाहे कर नौकरी से ना तुम तो समझ लो बालका की फीस दी जाती है ना, तो बालका की फीस भी नहीं भरी जा। शिक्षा को ऐसो माहौल से सरकारी स्कूल की हालत खस्ता से, मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे सी, और प्राइवेट स्कूल ने नु प्रमोट कर रहे सी। अब भैया ने यो शिक्षा को धंधो बना दियो, और ऐ शिक्षा का धंधा तय अणकन चंदो जाए से, और ऐ चंदा तय अणकी राजनीति चाली। जो सरकारी स्कूल तो ध्यान भी नहीं, फीस इतनी भारी करा की से कि अगर बालक से जाए तो कुछ पढ़ाया ना जाए, ऐसा हाल सी। अब गेली सी आपने देखो अग्निवीर योजना लेकर आया, अग्निवीर खातर हमने संघर्ष करो, सड़क पुत्र के संघर्ष करो, जिस मंच से हमने संघर्ष करना उस मंच से हमने संघर्ष करो, लड़ाई लड़ी। अग्निवीर योजना लेकर आएगा अपनो यो जो एरियोस है दक्षिण हरियाणा को, और सबसे घना फौजी सी पूरा देश में। पहले नो मान लो को भर्ती वया करता बराते 2000, इब बराते कुल मिलाए के नो मान लो कि 500 भर्ती सी। अब पीछे एक डेटा आया था 2019 का, उसमें हरियाणा के अंदर थल सेना में 5500 लोग भर्ती हुए, जिसमें से हरियाणा का कोटा था लगभग ये मान के चलो कि 1500-2000 के आसपास। अब अगर वही योजना चलती रहती तो बरात अपना भर्ती भया करता लगभग 700-800, ये भर्ती है ऐसी 200 करीब घट गया ना। पहला हर साल 700-800 बालक भर्ती भया करता, ये 200-250 बालक भर्ती रह रहे, समझ रहे हो। तो यह जो चीज है अग्निवीर योजना आना से बालक गाँव में रेस लगाया करता, तैयारी करा करता फिजिकल की। इन कोई बालक तैयारी कर तो मिले, उन बालका के अंदर जज्बा था देश खातिर कुछ करना, माँ भारती खातिर लड़न खातिर सपना देखते थे बचपन में फौजी बनने का। लेकिन ये सरकार ने वो सपना तोड़, उन युवाओं की आंखों में आंखें डाल के भाजपा वाले क्या वोट मांग लेंगे? नहीं मांग सकते, हिम्मत नहीं है इनकी। इन्होंने वो भविष्य बर्बाद कराया। आज कोई फौजी ने मैं देखो ना बुढ़ापा, मेरे पिताजी फौजी से पिलसन ले मिला, हरी बीमारी रिजल्ट हॉस्पिटल ले जाओ फिर इलाज।
आज कोई आएगो कि देश है काबिल को ना आप कोई देश की सेवा करके आए सो तो पेंशन मिले और पक्की नौकरी मिले, परिवार की सुरक्षा मिले, और शहीद का खून खून मन में फर्क कर दी। अब एक बात और बताऊं, अपने बुरा से रेजानला की लड़ाई में शहीद भया हमारा बुजुर्ग लड़ा, और वो लड़ाई ऐसी थी कि पूरा विश्व आज उसको याद करता है ना तो रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसी लड़ाई थी। आज चाइना उसको याद करे थर थर कांपता है। अपने खून के एक एक कतरा बहा दिया उन्होंने चुसूल की वो पहाड़ी के लिए रेजांगला के लिए, और वो उन्होंने वो छोड़ी नहीं, दुश्मन के हाथों में जाने नहीं दी वो जमीन, उस जमीन के लिए लड़ाई लड़ी हमने। वहां पे मेजर शैतान सिंह का स्मारक बना, वो स्मारक है सरकार ने बिना लड़ा वो स्मारक तोड़ दिया। आज स्मारक नहीं है वहां पर, वो स्मारक तोड़ दिया। ये अहिरवाल का, ये दक्षिण हरियाणा का, यहाँ के जो शहीद है उन शहीदों का अपमान है कि जिस धरती की अपना एक खून बहाया, यहाँ बिना लड़े इन्होंने गवा दिया। और ऊपर से विदेश मंत्री ने क्या बयान दिया, चाइना बड़ी इकोनॉमी है और हम उसके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। कमाल है। और जाके कहते पूछ लो माँ भारती खातर एक आदमी अपनी जान देने खातर क्या, ये हमारा बयान। अच्छा, वर्तमान में अगर बातचीत कर लें तो काफ़ी समस्याएं हैं। अटेली हल्के के गांव में हमने सर्वे भी किया है, तो वर्तमान विधायक हैं उन पर आरोप लगे कि बढ़ने के बाद एक बार भी गांव में मुंह तक नहीं दिखा। और ऐसा होता है राजनेताओं के साथ कि बनने से पहले किसी के चुच्छक हो, बात हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, यानी कि और तो जिम्मेदार भी ना छोटी, लेकिन जब जैसे ही राजनेता बढ़ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो वही भगवान फौजी वाली बात है, क्या शपथ बोलेंगे तो कैसे थे? जनता ने कान मरोड़ना चाहिए, ऐसा लोगों का सबक सिखाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति है उसको सबक सिखाना चाहिए। अच्छा संदीप यादव, आप अपने आप को, क्योंकि कांग्रेस की टिकट के लिए लाइन बड़ी लंबी है, आप अपने आप को किस पाए हैं? मैं हमेशा सोचूं हर आदमी ने लोकतंत्र के इस त्यौहार में भाग लेना चाहिए। कोई वोट के माध्यम से ले सकता है, कोई जनता की सेवा के माध्यम से कैंडिडेट बन के कर सकता है पार्टिसिपेट। अब मैंने जो पिछले 5 सालों में जो काम किया, मैं लगातार अपने क्षेत्र में संघर्षशील रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, और हमने काम किया। हमने उन मुद्दों की लड़ाई लड़ी है जहाँ पक्ष विपक्ष के लोग दिखाई नहीं देते। और ऐसे में मेरे दिमाग में एक बात और भी आती है, आज अटेली हल्का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका होने का कारण क्या है कि यहाँ पे अब से पहले जितने भी नेता हुए ये सारे उसके जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं उनके संघर्षों की कमी रही है, कहीं ना कहीं उनके काम में, उनकी परफॉर्मेंस में कमी रही है, इसलिए आज अटेली सबसे पिछड़ा हुआ है। हमने तो पहले भी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करा है। भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर तक पैदल गए, सर्दी गर्मी बरसात में, किसानों की आवाज बन के, नौजवानों की आवाज बन के, बेरोजगारों की आवाज बन के, इस देश में नफरत को मिटाने के लिए गए, तानाशाही को मिटाने के लिए गए। हमने तो संघर्ष करा और आगे भी हम तो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और इस मामले में मैं एक वादा कर सकता हूँ, जितनी क्षमता अपने में है जो हम काम कर सकते हैं, चाहे वो प्यार से हो, चाहे हक से हो, अधिकार से हो, चाहे संघर्ष का रास्ता हो, अटेली का हक अब तक जो हुआ है वो आगे नहीं हुआ। ये बात अभी आपने एक बात कही, टिकट की जो आप बात करते पायदान में, मन लग जनता की टिकट साझ और जनता की टिकट में जब जनता नू देखेगी कि कौन व्यक्ति से जो हमारा काम कर सके, तो ऐसा में बुजुर्गों का सम्मान, मार्गदर्शन जो ले, और युवा जो युवाओं के साथ बैठ के उनकी दर्द तकलीफ के लिए लड़ सके, ऐसे जो सुल्ले युवा हैं, हम उस पायदान में नंबर 1 हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि अटेली के आज जो भी हालात हैं उनके लिए पूर्व में चाहे कोई भी राजनेता हो, सभी जिम्मेदार रहे। पूर्व में तो आपकी पार्टी से विधायक अनिता यादव जी भी रही, तो क्या वो भी जिम्मेदार है आज के जो वर्तमान? मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जो भी रहे हैं
तो विकास में पिछड़ने में सभी की भागीदारी है। तो क्या कुछ अपील आपकी अपने इस खास साक्षात्कार में रहेगी मतदाताओं से? अपील से पहले एक बात बोलना जरूर है। जी शिक्षा के मामला में अपना वरा का जो बालक से बिन नंबर 1 से जी आप रोज देखता हुआ कि फलाना गांव से उस परीक्षा में टॉप किया, फलाने गांव से उस परीक्षा में टॉप, बालक टॉप करे ऐसे। पढ़ाई लिखाई में शिक्षा का मामला में अपना क्षेत्र नंबर 1 से, लेकिन नौकरी लागण का मामला में सबसे पीछे। बेरोजगार बालक घूम रहे, सरकारी नौकरी नहीं, ठेका में भर्ती करने लायक गया, कौशल रोजगार नहीं होगा, ठेका में भर्ती करे जब 50,000 मिलना तो 15,000 रुपये दे रहे, ठेका भर्ती करने लायक नहीं। तो सेना और युवा ठेके पे नहीं है। शिक्षा का मामला में बढ़िया, कंपनियां में जाएगा उतो 8-10 हज़ार रुपये से 12-12 घंटा काम करा कर शोषण करेगी। क्यों? सरकार की पॉलिसीज ठीक नहीं, नियमावली ठीक करनी चाहिए। अपने बड़े बाजरा खातर इतनी मेहनत करेगा, कपास खातर इतनी मेहनत करेगा, गेहूं सरसों धान जो भी आप फसल बोआ सकते, या जो जमीन से ना, अपनी जमीन सबसे हल्की जमीन से, और कई जगह तो टिब्बा भी सी, और टिब्बा ने उपजाऊ बना दिया अपना राग किसान ने, खून पसीना भाग के। लेकिन जब फसल बेचने जाएगो तो उन्हें सही दाम नहीं मिले। जो आज एमएसपी से वह स्वामीनाथन के हिसाब से कौन है, वह फालतू है चाहिए, वो को दाम नहीं मिल रहा, जबकि मोदी जी ने बातों करें। उसके बाद आप लगा लो फौज में जाने को सपना देखा करता, वे सपना तोड़ दिया, अग्निवीर ले आके टेक दी। वरा का जो लोग रह रहे सी, ये सुई से लेकर धागा तक घर में जो भी सामान खरीदी या जो भी खर्चों करी सी, हर चीज पे सरकार तक टैक्स दे रहे थे। वो तो सरकार ने रिवेन्यू भी है उसमें, कम से कम जो रिवेन्यू लिस्ट है वो आधु किमी तो अटिल्ले में लगा दो, वर्ग कम से कम किम तो रोजगार का किमी करवाता। अपना एक सपना है, अपने यहाँ दक्षिण हरियाणा में अटिल्ली में ऐसा काम करना है शिक्षा को लेके कि आने वाली 100-125 साल शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, बाहर के बच्चे। रोजगार को लेके ऐसा काम करना है, क्या करेंगे? रोजगार को लेके ऐसा काम करना है कि रोजगार के लिए बाहर ना हो। और रोजगार के लिए कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। बहुत सारे कंपनीज हैं, उद्योग हैं, जहाँ पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाया जा सकता है। एक तरीका ये जिससे रोजगार दिया जा सकता है। दूसरा तरीका, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए कि भाई उनको कुछ सीड मनी दे दिया जाए, उनके आइडियाज ऐसे हैं वो खुद अपने रोजगार कर सकते हैं, उसमें मदद की जाएगी। तीसरा, जो ये खाली पद पड़े हैं इनको भरा जाएगा। चौथा, ये जो ठेका प्रथा वाली काम कर रखे हैं, ये ठेका प्रथा के अंदर सुधार करा जाएगा। पांचवी चीज, नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। हर डिपार्टमेंट ओवरलोडेड से, काम ज़्यादा है वो, लेकिन वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी। छठी चीज, ग्रामीण रोजगार पे ध्यान देना पड़ेगा। आज जैसे पंचायत के थ्रू मनरेगा के तहत काम होते थे, पीछे से तो आए के बंद ही है था, फिर कोरोना काल में दोबारा करने लायक। अब और दिन मेरे को फोन आया, मेरे को गाँव तक फोन आया, बोल भाई साहब वो बुक बनवानी से वर्क बुक। लोगों में वर्क बुक बनवाने में इतनी समस्या है, एक प्रतिनिधि इतना काम ना कर सके कि वर्क बुक बनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बारीक चीज सी, पूरा एक खाक को तैयार करना, एक योजना से जय हिसाब से आप वरा का गांव का जो अपना भाई सी, जो बेरोजगार सी, उन्ना पर रोजगार दे। तो आज के इस खास सेशन में हमारे साथ मौजूद रहे संदीप यादव, जो कि अटेली विधानसभा से आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भाई साहब से हमने जिस तरह से बात की कि आपने आपको किस पायदान पर मानते हैं, कि क्या जो 2 बार पहले से अपना भाग्य आजमा चुके हैं अटेली से, क्या पार्टी एक बार फिर से उनको देगी राजनीतिक मौका, या फिर एक जो युवा नौजवान है उसके हाथ में सौंपेगी अटेली हल्के कमान?
क्या कुछ पार्टी हाईकमान का फैसला रहेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई साहब ने कुछ नहीं कहा तो हम तो क्या ही कह सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की हाईकमान किसको टिकट देती है और उसका क्या कुछ रिजल्ट रहता है। और देखने वाली बात भी ये होगी कि अगर संदीप यादव को टिकट 1% के लिए नहीं मिलता है तो क्या जो पार्टी जिनको भी आशीर्वाद देगी क्या देंगे उनका समर्थन, क्या बिल्कुल अपने जो राजनीति के पर्सनल राजनीति से ऊपर उठकर पार्टी लाइन से जुड़ने का करेंगे प्रयास। और आप इन युवा के विचारों से कितने सहमत है कि इन्होंने जिस तरह से खोल करके बताया कि भी ये मेरी विचारधारा है और ये मेरा प्रपोजल है, इस पर मैं काम करूंगा, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। क्या कुछ आप सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको देखते हैं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। और आप देखते रहे भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।